चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 12 के भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास वाले पुस्तक के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। आप देखेंगे कि संविधान में लोगों की सहायता करने की क्षमता निहित है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय के आधारभूत मानदंडों पर आधारित है। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायतों से संबंधित निदेशक सिद्धांत एक संशोधन के रूप में के संथानम द्वारा संविधान सभा में लाया गया था, के संथानम समिति द्वारा संविधान में लाया गया था। और 40 साल के बाद 1992 में 73वें संविधान संशोधन यह एक संवैधानिक विधेयक बन गया। और अगले भाग में आप इसके विषय में पढ़ेंगे। संविधान केवल इस बात का संदर्भ ग्रंथ नहीं है कि सामाजिक न्याय के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय के अर्थ को प्रसारित करने की संभावनाएं भी निहित होती है। और सामाजिक न्याय की समकालीन समझ को ध्यान में रखते हुए अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या में सामाजिक आंदोलन ने भी न्यायालयों और प्राधिकरणों की सहायता की है। और कानून और न्यायालय ऐसी संस्था है जहां प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण पर बहस होती है, और संविधान वह माध्यम है जो राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हित की ओर प्रवाहित करता है और उसे सुसंगत भी बनाता है। तो चलिए देखते हैं संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय। इसमें सामाजिक न्याय सशक्तता की व्याख्या के बारे में देखेंगे। यह जान लेना आवश्यक है कि कानून और न्याय में अंतर है। और कानून का सार की शक्ति है, और कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे प्रबल प्रयोग अथवा अनुपालन के संचरण के माध्यमों का प्रयोग होता है। इसके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है। न्याय का सार निष्पक्षता होता है। और कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तर के माध्यम से ही कार्यरत होते हैं। ऐसे प्रमुख मानदंड जिसमें नियम और अधिकारी संचारी होते हैं संविधान कहलाता है। और यह एक ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी भी राष्ट्र के सिद्धांत का निर्माण होता है। और भारतीय संविधान भारत का मूल मानदंड है, और अन्य सभी कानून संविधान द्वारा नियत कार्य प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और ये कानून संविधान द्वारा निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए और लागू किए गए हैं। और कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्तर द्वारा कानून की व्याख्या होती है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और वही संविधान का सबसे अंतिम व्याख्या करता भी है। और उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण रूपों में मौलिक अधिकारों को बढ़ाया है। और नीचे दिए गए बक्स में जैसे देखते हैं कि मौलिक अधिकार वह सब अंतर्भूत करता है जो उसके लिए आकस्मिक है। और अनुच्छेद 21 जीवन का स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। वह जीवन के लिए अनिवार्य गुणवत्ता, जीवन यापन के साधन, उसके बाद स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और गरिमा की व्याख्या भी करता है। विभिन्न उद्घोषणाओं में जीवन की विशेषताओं की ओर संकेत भी किया गया है। और इसे एक पशु मात्र के अस्तित्व से बेहतर और महत्वपूर्ण रूप में व्याख्यायित किया गया है। और ये व्याख्याएं उन कैदियों को राहत पहुंचाने के लिए भी प्रयोग की जाती है जिन्हें प्रताड़ित करने और वंचित रखने का भी दंड मिला है। और यह उन्हें मुक्त करने, उसके बाद बंधुआ मजदूरी को पुनर्वासित करने और प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने की भी व्याख्या करता है। उसके बाद 1993 में उच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकारों को स्वीकार करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और उसका अनुसांगिक अंग है जो आर्टिकल 19 के क के अंतर्गत वर्णित है। और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में नीति निदेशक सिद्धांत की प्रस्तुति, जैसे उच्चतम न्यायालय ने सामान्य कार्य के लिए समान वेतन निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 के समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना तथा बहुत से बागान एवं कृषि श्रमिकों तथा अन्य को भी राहत पहुंचाई है। तो चलिए देखते हैं पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतर की चुनौतियों के बारे में। पंचायती राज के संदर्भ में देखें। पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों का द्वारा शासन। और इसका अर्थ है गांव एवं अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। और मूल स्तर से लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेश से आयातित नहीं है, लेकिन ऐसा समाज जहां असमानताएं अत्यंत तीव्र है, लोकतांत्रिक भागीदारी के लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बाधित किया जाता है। जैसे कि आप इस अध्याय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट में आगे देखेंगे कि ऐसे
गाँव में पारंपरिक रूप से जातीय पंचायतें रही है, लेकिन ये हमेशा प्रभुत्वशाली समूहों के ही प्रतिनिधित्व करती रही है। इसका दृष्टिकोण प्रायः रूढ़िवाद रहा है और ये लगातार लोकतांत्रिक मानदंडों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विपरीत निर्णय लेते रहे हैं। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें पंचायतों को कोई चर्चा नहीं की गई थी और उस समय कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने दुख को, क्रोध और निराशा को प्रकट किया था। ठीक उसी समय अपने ग्रामीण अनुभव का उल्लेख करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि स्थानीय कुलीन और उच्च जातीय लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पदलित लोगों का निरंतर शोषण। निसंदेह उच्च जाति या जनसंख्या के इस भाग को चुप करा देगी और स्थानीय सरकार की अवधारणा अब गांधी जी की भी प्रिय थी। वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे और जो स्वयं अपने को निर्देशित करते थे। ग्राम स्वराज को वे आदर्श मानते थे और वे चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गांव में ये शासन चलते रहे। और पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में मौलिक और प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिला और उसके बाद इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई और अब यह अनिवार्य हो गया कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांवों तथा नगरों में हर 5 साल में चुने जाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय संसाधनों पर अब चुने हुए निकायों का नियंत्रण होगा। उसके बाद बक्स में है कि पंचायती राज संस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में थोड़ा देखें तो इसकी संरचना एक पिरामिड की भांति है। संरचना के आधार पर लोकतंत्र की इकाई के रूप में ग्राम सभा स्थित होती है। इसमें पूरे गांव के सभी नागरिक शामिल होते हैं। यही वह आम सभा है जो स्थानीय सरकार का चुनाव करती है और कुछ निश्चित उत्तरदायित्व उसे सौंपती है। और ग्राम सभा परिचर्चा और ग्रामीण स्तर के विकासात्मक कार्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्बलों की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। संविधान के 73वें संशोधन ने 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की और यह अनिवार्य हो गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसके सदस्यों का चुनाव होगा। और इसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए निश्चित आरक्षित सीटें तथा महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें उपलब्ध कराई और इसने पूरे जिले के विकास का प्रारूप निर्मित करने के लिए जिला योजना समिति गठित भी की गई है। उसके बाद पहली बार 1992 में 73 संविधान संशोधन के रूप में मौलिक और प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिला और इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की। अब यह अनिवार्य हो गया कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांवों और नगरों में हर 5 साल में चुने जाएंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय संसाधनों पर अब चुने हुए निकायों का नियंत्रण होगा। 73 और 74 संविधान संशोधन ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया और इसमें से 17% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। और यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया गया जिससे उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली। और स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, उसके बाद नगर निगम, जिला परिषद आदि में 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण है। 73वें संशोधन के तुरंत बाद 1993 से 94 के चुनाव में 8 लाख महिलाएं तथा 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी और वास्तव में महिलाओं को मताधिकार देने वाला यह एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992 से 93 से लागू हो गया था। उसके बाद पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व के बारे में देखें। संविधान के अनुसार पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां और अधिकार दिए देना चाहिए। और आज सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय प्रतिनिधिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करें। पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जैसे आर्थिक विकास के लिए योजना एवं कार्यक्रम बनाना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना और एकत्र करना। उसके बाद सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना है।
पंचायतों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यों में शामिल है। और उसके बाद ये कि सामाजिक कल्याण में कार्यों में शामिल है कि श्मशानों एवं कब्रिस्तानों का रख रखाव करना, जन्म और मृत्यु के आंकड़े रखना, और मातृत्व केंद्रों और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करना, पशुओं के तालाब पर नियंत्रण करना, उसके बाद परिवार नियोजन का प्रचार और कृषि कार्यों का विकास करना। इसके अलावा सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, तालाबों और स्कूलों के निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य भी इसमें शामिल है। पंचायतों की करना चाहिए। पंचायतें कुटीर उद्योग के विकास में भी सहयोग करती है और छोटे सिंचाई कार्यों की भी देखभाल करती है। बहुत सी सरकारी योजनाएं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि पंचायती के सदस्यों द्वारा संचालित होती है। संपत्ति, व्यवसाय, पशु, वाहन आदि पर लगाए गए कर और उसके बाद चुंगी, भू राजस्व आदि पंचायती की आय के मुख्य स्रोत हैं। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान पंचायत के संसाधनों में वृद्धि करते हैं। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाएं जिसमें प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग में संबंधित आंकड़े लिखे हो, और यह व्यवहार यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है कि जमीनी स्तर के सामान्य जन के अनुसूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और पंचायतों के सारे कार्य जनता के समक्ष हो, और लोगों के पास पैसे के आवंटन की छानबीन का अधिकार है। और साथ ही ये भी पूछ सकते हैं कि गांव के कल्याण और विकास के हेतु के लिए गए निर्णय के क्या कारण है। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इसके पास हो गया है। ये जुर्माना लगा तो सकते हैं लेकिन कोई साजा नहीं दे सकते, और ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवादों में समझौता कराने में सफल हुए हैं, और विशेष रूप से ये तब प्रभावशाली होते हैं जब किसी पुरुष द्वारा दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है या उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है। उसके बाद जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज के बारे में देखें। बहुत से आदिवासी क्षेत्रों की प्रारंभिक स्तर के लोकतांत्रिक कार्यों की अपनी समृद्धि परंपरा रही है, और हम मेघालय से संबंधित एक उदाहरण ले रहे हैं। गारो, खासी और जैंतिया तीनों ही आदिवासी जनजातियां की ही सैकड़ों साल पुरानी अपनी राजनीतिक संस्थाएं हैं, और ये राजनीतिक संस्थाएं इतनी सुविकसित थी कि ग्राम, वंश और राज्य के स्तर पर ये बड़ी कुशलता से कार्य करती थी। उदाहरण के लिए खासियों की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी परिषद होती थी जिसे दरबार कुल कहा जाता था, और जो उस वंश के मुखिया के निर्देश में कार्य करता था। यद्यपि मेघालय में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं के परंपरा ही रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों का एक 12 खंड संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान से बाहर है। शायद यह इसलिए क्योंकि उस समय की नीतियां बनाने वाले पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। जैसे बॉक्स में है कि दलित जाति की अकावती चुनाव लड़ने के संबंध में चिंतित थे, और आज वह एक पंचायत सदस्य है, और यह अनुभव करती है कि जब से वह पंचायत सदस्य बनी है तब से उसका विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका अपना एक नाम भी है। पंचायत की सदस्य बनने से पहले वह रामू की माँ कहलाती थी और हीरा लाल की या पत्नी कहलाती थी। इस नाम से वो जानी जाती। यदि वह ग्राम प्रधान पद पर चुनाव हार गई तो उससे अनुभव होगा कि उसकी सखियों की नाक कट जाएगी। और उसके बाद ये स्रोत कुछ लिया गया है, महिलाओं ने अपने कुछ सशक्तिकरण के बारे में बताया है। उसके बाद वन पंचायत में देखें तो उत्तराखंड में अधिकांश कार्य महिलाएं करती है, क्योंकि पुरुष प्रायः रक्षा सेवाओं के लिए बाहर नियुक्त होते हैं। खाना बनाने के लिए अधिकांश ग्रामीण लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे कि आप जानते ही होंगे कि वनों का कटाव पर्वतीय क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है, और कभी कभी पशुओं का चारा और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए औरतों को मीलों पैदल जाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए औरतों ने वन पंचायत की स्थापना की, और उस वन पंचायत की औरतें पौधशालाएं बनाकर छोटे पौधों का पालन पोषण करती है जिन्हें पहाड़ी ढालों पर रोपा जा सके, और इसकी सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करती है। जैसे चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, जिसमें कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए औरतें उसमें चिपक गई थी, और इन क्षेत्रों में भी प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है कि निरक्षर महिलाओं के लिए पंचायती राज प्रशिक्षण के बारे में देखें तो यह पंचायती राज प्रणाली की शक्तियों के प्रचार प्रसार का एक नवाचारी उपाय है। और सुखीपुर और दुखीपुर नामक 2 गांवों की कहानी कपड़े की इफर यानी ये कहानी एक परंपरागत लोक माध्यम से है ये प्रस्तुत की गई है। और दुखीपुर गाँव के एक भ्रष्ट प्रधान थी
बिमला। और उसने गांव में स्कूल बनवाने के लिए पंचायत से धन लिया था, लेकिन उसका उपयोग उसने अपने परिवार का घर बनवाने के लिए किया था। गांव का बाकी हिस्सा दुखी और गरीब था। और दूसरी तरफ सुखीपुर गांव के एक साधारण वर्ग की औरत नजमा थी और वो प्रधान थी। उसने ग्रामीण विकास के पैसों को गांव के भौतिक संसाधन को बढ़ाने के लिए खर्च किया। इस गांव में प्राथमिक चिकित्सालय, सड़कें और पक्के मकाने थे और बसें यहां आराम से पहुंच जाती थी। लोक संगीत का चित्रमय फर दोनों एक साथ समर्थन सरकार और उसमें भागीदारी प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी हथियार थे। और कहानी कहने का ये नया तरीका निरीक्षण महिलाओं ने जागरूकता फैलाने में बहुत प्रभावशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रचार ने यह संदेश दिया कि केवल मतदान करना, चुनाव में खड़े होना या जीतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को क्यों मत दिया जाए और उससे ऐसी क्या विशेषता होनी चाहिए और वह आगे क्या करना चाहिए या कहना चाहता है। और गीत फर के माध्यम से कही गई कहानी सत्यनिष्ठा के पक्ष पर प्रबल होती है। उसके बाद हम लोग पूर्वी राज्यों के बारे में देख रहे थे। जैसे कि समाजशास्त्रीय टिपलुत नोगबरी में कहा है कि आदिवासी संस्थाएं अपनी संरचना और क्रियाकलाप में लोकतांत्रिक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। भूरिया समिति के रिपोर्ट जिसने इस मुद्दे का अध्ययन किया है, उस पर टिप्पणी करते हुए नोगबरी ने कहा कि हालांकि पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं पर समिति की चिंता प्रशंसनीय है, लेकिन यह स्थिति की जटिलता का आकलन कर पाने में असमर्थ रही है। आदिवासी समाजों में प्रबल समतावादी लोकचार पाया जाता है। इसके बावजूद उसमें स्तरीकरण के तत्व कहीं न कहीं उपस्थित है। आदिवासी राजनीतिक संस्थाएं केवल महिलाओं के प्रति असहिष्णुता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने इस व्यवस्था में विकृति भी उत्पन्न कर दी है, जिससे यह पहचानना मुश्किल है कि क्या पारंपरिक है और क्या अपारंपरिक है। और उसके बाद यह आपका परंपरा की परिवर्तनशील प्रकृति को याद दिलाता है, जिसकी चर्चा हमने की है। उसके बाद लोकतांत्रिकरण और असमानता के बारे में देखें। अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जिस देश में जाति, समुदाय और लिंग आधारित असमानता का लंबा इतिहास हो, ऐसे समाज में लोकतांत्रिकरण का आसान नहीं है। पिछले पुस्तक में आप विभिन्न प्रकार की असमानताओं से परिचित हो चुके हैं और अध्याय 4 में ग्रामीण भारतीय संरचना की और अच्छी जानकारी प्राप्त की है। ऐसी असमानता और लोकतांत्रिक सामाजिक संरचना को देखने के बाद यह आश्चर्यजनक नहीं लगता है कि बहुत से मामले में गाँव के कुछ विशेष समूह, समुदाय, जाति से संबंधित लोग न तो गाँव की समितियों में शामिल किए जाते हैं और न ही उन्हें किसी क्रियाकलाप की सूचना दी जाती है। ग्राम सभा के सदस्य प्राय एक ऐसे छोटे से गुट द्वारा नियंत्रित और संचालित किए जाते हैं जो अमीर किसानों या उच्च जाति के जमींदारों के होते हैं और बहुसंख्यक लोग देखते भर ही रह जाते हैं और ये लोग बहुमत को अनदेखा करके विकासात्मक कार्य का और सहायता राशि बांटने का फैसला कर देते हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक दल, दबाव एवं हित समूह के बारे में देखें तो हर सुबह के अखबार पर एक दृष्टि मात्र में ही अनेक ऐसे उदाहरण लिखे होते हैं कि विभिन्न समूह कैसे अपनी आवाज सुनना चाहते हैं और सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। उद्योगपति फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉमर्स एंड चैम्बर्स एंड एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऐसे संगठन बनाते हैं। कर्मचारी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस और या द सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस बनाते हैं और किसान कृषि संगठन बनाते हैं। ऐसे की शेतकारी संगठन कृषि मजदूरों का अपना अलग संगठन होता है। और अंतिम पाठ में आप अन्य प्रकार के संगठनों और सामाजिक आंदोलनों जैसे आदिवासी या पर्यावरण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप के राजनीतिक दल मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एक राजनीतिक दल को निर्वाचित प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की ओर उन्मुख संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने या सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से स्थापित करता है। उसके बाद राजनीतिक
दल समाज की कुछ विशेष समझ और यह कैसे होना चाहिए उस पर आधारित होते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न समूहों के हित राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं, जो उनके मुद्दों को उठाते हैं, और विभिन्न हित समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए कार्य करते हैं। जब किसी समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही हो तो वह एक अलग दल बन जाता है, और उसके बाद या दबाव समूह बना लेते हैं, जो सरकार के अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। और हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ स्थितियों में राजनीतिक संगठन शासन सत्ता पाना तो चाहते हैं, लेकिन वे इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मानक माध्यमों द्वारा ऐसा अवसर नहीं मिलता है। वे ऐसे संगठन तब तक आंदोलन में बने रहते हैं जब तक उन्हें मान्यता मिल ना जाए। और पहले और दूसरे दोनों ही कार्यकलापों में बताया गया है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी समूहों के समान क्षमता नहीं है। अतः कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि दबाव समूह की अवधारणा प्रबल सामाजिक समूहों जैसे वर्ग, जाति अथवा लैंगिक समूह आदि की शक्ति को हतोत्साहित करती है। और वे यह अनुभव करते हैं कि यह कहना अधिक सही होगा कि प्रबल वर्ग की राज्य को नियंत्रित करते हैं। और यहाँ इस बात का अर्थ यह नहीं कि सामाजिक आंदोलन के दबाव समूह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। दल के संबंध में मैक्स वेबर के कुछ विचार है, जैसे वर्गों की वास्तविक स्थिति अर्थ प्रणाली के क्रम में, जबकि परिस्थिति समूहों का स्थान सामग्री क्रम में, लेकिन दल शक्ति संरचना के अंतर्गत होते हैं। दलों की कहते हैं वेबर की दलों की प्रक्रियाएं हमेशा एक ऐसे उद्देश्य के लिए होती है जिसकी प्राप्ति एक नियोजित दृष्टि के लिए की जाती है। उद्देश्य का कारण हो सकता है या दलों का उद्देश्य किसी आदर्श या भौतिक आवश्यकताओं के लिए कार्यक्रम की वास्तविकता को जानना हो सकता है, या उद्देश्य निजी भी हो सकते हैं, या आराम शक्ति और इसके माध्यम से नेता और दल के अनुयायियों की सम्मान भी हो सकती है।